ओपन डोर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और इसको देख कर बार बार देख करके हमारे व्यूवर्स की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद भी हम देते हैं। आज हम उपस्थित हुए हैं राष्ट्रपति महोदय द्वारा सम्मानित लेखिका और पर्यावरण पर काम करने वाली श्रीमती रश्मि अग्रवाल जी के आवास पर। रश्मि जी, ओपन डोर यूट्यूब चैनल की ओर से आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो दर्शक, जैसे कि आप जानते हैं और बहुत सारे लोग जानते हैं, श्रीमती रश्मि अग्रवाल जी ने पर्यावरण पर तो लिखा ही है, कई किताबें आपकी अब तक आ चुकी हैं। इसके अलावा आप काव्य भी लिखती हैं और भी लेखन, आप निबंध लिखती हैं और तमाम विधाओं पर आप लिखती रहती हैं। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात कर रहे हैं रश्मि जी आपसे वृद्धावस्था पर, क्योंकि मुझे जानकारी है कि आप वृद्धावस्था पर भी कोई पुस्तक तैयार करने जा रही हैं। तो सबसे पहले आप ही से ही पूछते हैं, आप वृद्धावस्था को कैसा समझती हैं? क्या है वृद्धावस्था? जी, वृद्धावस्था को मैं एक ज़िंदगी, जो जीवन हमें मिला है उसमें से एक अवस्था समझती हूँ कि जैसे 4 अवस्थाएं हमारी होती हैं, उसी में है एक वृद्धावस्था। और वृद्धावस्था में सिर्फ इतना अंतर है कि हम अपने पूरे जीवन के अनुभवों से और उनसे गुजरी परिस्थिति और जो भी कटु या मधु जो भी अनुभव है उनसे होकर हम गुजरते हैं। तो ये एक वृद्धावस्था हमारी, हम उसको कह सकते हैं। अच्छा, वृद्धावस्था पर लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? देखिए, जब ऐसा होता है कि जब हमारी कलम चलती है तो ऐसा मेरा मानना है कि वो हर विषय पर चलनी चाहिए, लेकिन वृद्धावस्था को मैं एक विशेष मानती हूँ कि इस पर लेखन हमारा अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती वृद्धावस्था तक आते आते, या वृद्धावस्था में, वो आप पारिवारिक दृष्टि से हों, सामाजिक हों, या कि हमारे राष्ट्र की दृष्टि से हों या सरकार की दृष्टि से हों। बहुत सारी उसमें हमें किस तरह से उनके अधिकारों को मिलना है, किस तरह से वृद्धों को अपनी दशा दिशा अपनानी है, किस तरह से बच्चों के साथ तालमेल बिठाना है। तो हो सकता है कि हम इस पर कलम चलाएं और इसको लोग पढ़ें और वो जागरूक हों और वृद्धावस्था को एक अभिशाप न समझकर उसको अच्छी प्रकार जिएं। रश्मि जी, आप बहुत अच्छी बात कह रही हैं कि लेखकों को हर विषय को छूना चाहिए, यह सही है। लेकिन अब तक जितना साहित्य है, भारतीय साहित्य की बात मैं कर रहा हूँ और विशेष रूप से हिंदी साहित्य की, हिंदी साहित्य में वृद्धावस्था पर बहुत कम लिखा गया है। इतना कम कि यदि किसी साहित्यकार से वृद्धावस्था पे आप किताबों के नाम के बारे में पूछें तो शायद 1 या 2 साहित्यकार ऐसे होंगे जो नाम बता पाएंगे। तो ऐसे में वृद्धावस्था पर लिखना, तो जाहिर सी बात है उनकी समस्याओं को समझना और उसको कलम के साथ कागज़ पर उतारना होगा। तो क्या योजना आपने बनाई है वृद्धावस्था पर? कौन से सवाल आपको परेशान कर रहे हैं? कुछ सवालों के बारे में बताएंगे आप जो आपने तैयार किए हों? जी हाँ, आपके पास कागज़ है, आप बताइए। जी हाँ, आपने कहा कि मैंने कैसे सोचा कि वृद्धावस्था पर लिखना चाहिए। देखिए, क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आपके अपने अनुभव में होती हैं, क्योंकि मैं भी इसी दौर से गुज़र रही हूँ। तो इस दौर की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ या सामाजिक विसंगतियाँ सब हमारे सामने होती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी तरह की परेशानियाँ और लोगों पर भी होती होंगी, और जैसा कि आज और पहले मैं फ़र्क देखती हूँ अपने ही समय का, तो ये हर एक के समय में होता होगा। तो उस चीज़ के अंतर को समझने के लिए दोनों को, हमारी युवा पीढ़ी को भी और वृद्धों को भी, मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम वृद्धों से ही कुछ इस तरह के प्रश्न करें ताकि उनकी समस्याएं निकल कर बाहर आएँ, वो अपनी समस्याओं को हमसे साझा करें और हम एक पुस्तक का रूप उसको दें ताकि और लोग भी उसे पढ़ें और उससे लाभ उठाएं। आपने कहा कि मैंने किन प्रश्नों पर काम करने के लिए इस पुस्तक का मैं बीड़ा उठा रही हूँ, तो कुछ प्रश्न जो मेरे दिमाग में बहुत समय से घूम रहे थे, वही प्रश्न मैंने ये कागज़ पर उतारे हैं और इन्हीं पर मैं काम करना चाहूँगी। तो उसमें से कुछ प्रश्न हैं
कि आप वृद्धावस्था को किस रूप में देखते हैं, हम्म, कि क्या आप वृद्धावस्था को क्या समझते हैं, कि उसका रूप क्या होता है, उसका स्वरूप क्या होता है। जी। आगे बढ़ें तो वृद्धावस्था के प्रति समाज का नज़रिया क्या होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ परिवार में रहकर आपकी समस्या का सुलझाव नहीं होता, समाज से भी आपको दो चार होना पड़ता है। तो इस अवस्था में आप समाज से क्या चाहते हैं या समाज अतिरिक्त क्या आपके लिए करे जब आप वरिष्ठ नागरिक बन जाते हैं, तो इस पर भी हमारी कलम चलनी चाहिए। आपने अपने वृद्ध पिता से आपके अपने वृद्ध पिता से कैसे संबंध हैं, और आप अब जब वृद्ध हैं तो आपके अपने बेटे से कैसे संबंध है। वाह। इसका एक तुलनात्मक अध्ययन जब तक हम खुद नहीं करेंगे ना, तब तक वृद्धावस्था को हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हम सिर्फ अपना काल देखते हैं, हम दूसरे काल की बात करना नहीं चाहते। ये सवाल मेरे मन में था जी आपसे करने का जी कि वृद्धों की समस्या कोई नई समस्या तो है नहीं। जी जी प्राचीन काल से चली आ रही है जी। और लगभग सभी लोग वृद्ध भी होते हैं जो अपने आयु को पूरा करते हैं, तो वृद्धावस्था एक है आयु में से। तो जब हम वृद्ध हो जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमें वृद्धों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन वही वृद्ध जब जवान होते हैं तब उनमें से कितनों के समझ में आता है कि वृद्धों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जी जी। तो ये तो हमें जवानी में तय करना होगा कि हमें अगर अपने वृद्धावस्था की तैयारी हमें अपनी जवानी से करनी होगी। जैसा हम अपने वृद्धों के साथ व्यवहार करेंगे तो वृद्धावस्था में हमारे साथ वैसा ही व्यवहार होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। ईश्वर ना करे जी। उससे अच्छा भी हो सकता है, उससे बुरा भी हो सकता है जी। लेकिन मुझे लगता है कि हमें तैयारी अपनी जवानी से करनी चाहिए। अधेड़ उम्र से हमें वृद्धावस्था की तैयारी कर लेनी चाहिए। जी, आपके सवाल। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। इस पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि हमारी जो युवा अवस्था की कहते हैं गुल्लक, उस गुल्लक में एक ऐसा आईना होना चाहिए, वो चाहे भाव का हो, विचारों का हो या पैसे का हो, कि हम उस गुल्लक को उस प्रकार देखें कि आगे जाकर जब हमारी ये हमारे काम आने वाली है, तो उसमें अपनी हम युवावस्था को ना देखकर वृद्धावस्था को देखकर चलें। कि युवावस्था में तो ऊर्जा होती है, हम भागते हैं, दौड़ते हैं, कार्य करते हैं, तब हम ये सोच ही नहीं पाते कि एक वृद्धावस्था भी हमारे सामने आएगी और हमारी शारीरिक और मानसिक परेशानियाँ होंगी, पैसे की परेशानियाँ होंगी। तो अगर तभी से इस आईने को देखते चलें तो मेरे ख्याल से समस्याएं कुछ हद तक हम खुद ही सुलझा सकते हैं। हाँ, मैंने चूँकि ऐसे बहुत सारे वृद्ध देखे हैं जी, और उन वृद्धों की जवानी को भी देखा है कि जब वो जवान थे, सक्षम थे शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, तब उन्होंने अपने वृद्धों की बहुत बेइज्जती की, परेशान किया। लेकिन जब वो खुद वृद्ध हुए तब वो चाहते हैं कि उनकी संतान उनकी अधिक सेवा करे। तो ऐसे कई लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो कर भी रहे हैं सेवा कुछ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं भी कर रहे हैं। नहीं भी कर। तो ये विषमता तो है। नहीं, बहुत बड़ी विषमता है, और इसी का कारण यही तो एक तालमेल होता है ना, कि हम अपने लिए कुछ और सोचते हैं और दूसरे के लिए कुछ और सोचते हैं। तो ये मैंने यही बात कही ना। जी, और उद्देश्य। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ी आज की पीढ़ी में, आपकी पीढ़ी की सोच में कितना व क्या बदलाव आप देखते हैं कि जो आपके समय में पीढ़ी थी वृद्धों की जी, और जो आज की वृद्ध हैं उनमें कितना अंतर है। एक ये सवाल भी होना चाहिए, क्योंकि अंतर तो हर युग में और हर पीढ़ी में आता है, विचारों में होता है। तो एक ये भी, इसके ऊपर हमारी कलम जरूर चलनी चाहिए। आप अपने बेटे, बहू व नाती पोतों से अपने लिए कैसा वातावरण, कैसा व्यवहार चाहते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, ये सिर्फ एक प्रश्न नहीं है, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। कि जब आपका बेटा कुंवारा होता है तो वो सिर्फ आपका होता है, लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है और उसके बच्चे होते हैं, उसकी पत्नी आती है, पत्नी का भी परिवार होता है, तब आपके प्रति उसका विचार उतना नहीं रहता जितना अपने घर के प्रति, अपने जिम्मेदारियां, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारियां हैं। जैसे आपकी जिम्मेदारी ये चाहते हैं कि आज भी हाँ, वैसा ही बना रहे, आज भी वैसा ही बना रहे। तो इसके लिए हमें वृद्धों को तैयार होना होगा कि जब हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अपना परिवार बसाए, फले फूले, नाती पोते हों, तो हमें आगे बढ़कर, अगर हमें इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ क्या कि इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपने बेटे से ये तवक्को या ये उम्मीद रखते हैं कि शादी के बाद भी वो वैसा ही बना रहे जी, और उसकी जो पत्नी आई है वो हमारे अकॉर्डिंग चले, ये कहीं हम महिलाओं के लिए अपमान तो नहीं करते हैं या हम उन्हें बराबर का सम्मान नहीं देते हैं? तभी तो हम ये तवक्को करते हैं। अगर हम बहू को भी
सम्मान जी। दे, उसके भी अधिकारों का हम ध्यान रखें, जी। तो मुझे लग रहा है कि वो अपने कर्तव्यों को निभाने में ज़्यादा सक्षम रहेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी हम बात उसके है। अधिकारों का हनन करने की कोशिश करते हैं, अपने बेटे को अपने पक्ष में रखे रहने का। रख लें, बहुत ये अच्छी एक- बात। ये एक बड़ा कारण होता ये है। एक बहुत बड़ा कारण होता है, ये आजकल बहुत लोगों के दिमाग में चलता है। वो ये सोचते हैं कि बहू आ गई। मैंने बहुत घरों में देखा है कि जैसे ही घर में बहू आती है तो जो आपके पुराने घर में काम करने वाले नौकर होते हैं, आप उन्हें हटा देते हो कि अब तो बहू आ गई, अब इनकी क्या ज़रूरत है। यानी ये नौकर हम ले आए। हाँ, हम एक नौकर ले आए। एक सबसे बुरी बात ये है। दूसरी बात ये है कि वृद्ध, बहुत से वृद्ध अहंकारी हो जाते हैं। अहंकारी किस मायने में? वो ये समझते हैं कि मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, सारी पूंजी जमा खर्च इस पर लगाई, आज ये काबिल हो गया और इस घर का स्तंभ मैं हूँ, तो मैं क्यों घर का काम करूँ? मैं क्यों नाती पोतों के साथ इनके स्कूल जाऊँ, या क्यों बहू अगर कुछ कह रही है तो मैं वो करूँ? ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा ही लगाया हुआ तो उपमन है वो, बिल्कुल सही और बात है। वही उसमें खाद पानी हमें ही देना है। तो अगर कहीं हमारी ज़रूरत है उनको, तो हमें सदैव खड़े रहना चाहिए। लेकिन साथ साथ हमारे बहू और बेटे और बच्चों को भी इतना होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि बुज़ुर्ग को पैसा एक तरफ होता है, उसको अपनों की ज़रूरत ज़्यादा होती है। पैसा अलग चीज़ है, वो एक साधन है मात्र जीवन पूरा करने के लिए, लेकिन बच्चों का अच्छा समय, वो चाहे 10 मिनट का आपको मिल जाए, वो बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ऐसे बुजुर्गों के लिए मेरी समझ से ये भी कहा जा सकता है कि हम जिस पौधे को लगाते हैं, जी पालते पोसते हैं, और जब उस पर फल और फूल आने का समय होता है तब हम मट्ठा डालना शुरू कर जी देते हैं। जी जी बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। उसको बांधना, पहले परवाज देते हैं, उड़ाते जी। हैं, और जब वो उड़ना सीख जाता है तब हम उसे बांधने का प्रयास करते हैं। तो ये तो अपने ही घर को बर्बाद करने जैसी स्थिति हुई। बिल्कुल। भाई, एक चीज़ हमने खुले मैदान में लगा दी है तो उसको पलने बढ़ने देना चाहिए। जी, जी, एक अनुशासन होता है, आप कटाई छटाई करते रहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अनुशासन में रखिए, लेकिन छूट तो देनी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल छूट देनी चाहिए। आप बच्चों, अगर आपको लगता है आपका बेटा सपूत है, अगर कपूत भी है, तो देखिए आजकल के बच्चे, जो आजकल की पीढ़ी है, प्रतिस्पर्धा के युग में पल रही है, भौतिकवादी समाज है। आप अगर बहुत ज़्यादा टोकेंगे रोकेंगे, करना उन्होंने वही है जो उन्होंने सोचा हुआ है। तो आप उनको इस तरह से समझाइए, कुछ इस तरह से कि भाई वो अपने आगे के जीवन के विषय में खुद ही सोचें, रास्ते तय करें, और उनके बीच में दीवार न बनकर सहयोग करना चाहिए, अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। वो भी बहुत, अब मैं कहती हूँ कि 30% हमारे बुजुर्गों को बड़ा ज़्यादा और बन जाना चाहिए जब बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं। उनके दिमाग को विस्तृत होना चाहिए, ताकि उसमें बेटा बहू नाती पोते सब समा सकें, उनकी गतिविधियाँ समा सकें, उनका सहयोग हम खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, सब में करें। कभी मन ना हो फिर भी करें। उससे क्या होता है, एक तो संवाद बना रहता है, और संवाद बनने से दूरियां कम होती हैं, बढ़ती नहीं। जहां आपने संवाद कम किया, वहीं कटुता पैदा होनी शुरू हो जाती है। ये तो मेरा अपना भी अनुभव है, और शायद ये बहुत लोगों का अनुभव होगा। अच्छा, एक रशियन कहावत है रश्मि जी, जी, जी। मुझे याद आ रही है जी कि जब मैं बहू थी जी तब सास अच्छी नहीं मिली, जी और जब सास बनी तो बहू अच्छी नहीं मिली। जी तो कुल मिलाकर के ये पारिवारिक जो विवाद है, वृद्धावस्था से मैं इस विवाद पर आ गया हूँ, जी लेकिन ये जो विवाद है जी। वृद्धावस्था तक काम करता है, तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं का ही है। जी बिल्कुल। तो वृद्धों के लिए बहुत सारी जिम्मेदार महिलाओं की कटुता और उनका प्रेम भी है। जी अगर सास और बहू में संबंध अच्छे बने रहते हैं तो मुझे लग रहा है कि वृद्धावस्था बहुत अच्छे से बीतती है, और सास बहू में संबंध अच्छे नहीं होते हैं तो मुझे लग रहा है कि बहू का भी अपना अस्तित्व होता है, अगर सास का होता है तो ये भी एक कारण है क्या, आपका विषय है क्या? हाँ बिल्कुल, मेरा तो ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि देखिए घर में अधिकतर आधिपत्य कहिए या कोई भी आए जाए, सब चीज़ महिलाओं पर ही रहती है, रिश्तों पर आधारित होती हैं। और रिश्ते किससे जुड़ते हैं? एक महिला से। सारे रिश्ते महिला से जुड़े हैं। तो जब आपके घर में बहू आती है, तो बहू को अगर आप उतना मान सम्मान नहीं देती, या बहू के साथ आप प्रतिस्पर्धा करती हैं कि अगर बहू ने ये कार्य एक किया है तो मैं आगे बढ़कर 2 करूं, देखिए वहीं कटुता प्रारंभ हो जाती है। आजकल की बहुएं शिक्षित हैं, पहली बहुओं को आप जैसे चाहे वैसे रख सकते थे। अब क्योंकि आप खुद नियंत्रण में रहते थे, आपकी सास ने आपको बांध कर रखा, तो आप ये चाहते थे कि हमारी बहू भी उसी तरह रहे। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, आज की सास बहुत समझदार हो गई हैं। भले ही वो शिक्षित इतनी ना भी हों, फिर भी इस दुनियादारी को देख के वो बहुत समझदार हो गई हैं। वो जान गई हैं कि आप अपनी बहू को जितना इज्जत देंगी,
एक थोड़ा सा इस तरह बनाकर रखिए कि आपको जब हमारी ज़रूरत है हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन आप स्वतंत्र हैं अपने कार्यों के लिए, हम स्वतंत्र हैं अपने कार्यों के लिए। तो अगर आप इस तरह का संबंध रखेंगी और बहू को ये समझकर कि मेरी ये बेटी के समान है, देखिए बिल्कुल आपको वही भाव रखने होंगे, ये नहीं बेटी के लिए कुछ और बहू के लिए कुछ और। कितने घरों में मैंने देखा है कि बेटियां कोई भी कपड़े पहन लें, कभी माओ को एतराज़ नहीं होता, लेकिन बहुएं अगर पहन लें तो वो आगे पीछे इधर उधर अपनी सहेलियों से कहती घूमती हैं, ये देखो बहू को देखो बिगड़ी जा रही। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आजकल की बहुएं समझदार हैं, बहुत कुछ जानती हैं कि हमें अगर कहीं सास के संबंधों में जाना है तो कैसे पहनना होना है। आजकल एक ट्रेंड और चल रहा है, वो मैं देख रहा हूँ जी, पहले से ही चल रहा होगा जी, लेकिन अभी करीब 40-45 साल से तो बहुत अच्छे तरीके से देखा जा सकता है जी, कि कोई भी लड़की वो जब बहू बन जाती है तो वो ससुराल पक्ष के हित में रहे या ना रहे, लेकिन मायके के पक्ष में वो जरूर रहती है। तो ये एक बड़ा कारण कहीं सास और बहू के बीच में रिक्त स्थान तो नहीं है, प्रेम का खाली स्थान तो नहीं है कि ससुराल में उसे वो सम्मान नहीं मिल पाता, इसलिए वो अपने मायके से उतना बना के रखे रहना। देखिए इसका जितना मैं सोचती हूँ वो ये है कि अगर सास से प्यार मिल भी रहा है और उसके बाद भी ये होता है कि उसका लगाव अपनी मायके से ज़्यादा है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक पैदा हुई है, वो पैदा हुई है। तो देखिए सबसे बड़ा कारण है कि पहले लड़कियां सिर्फ 17-18 साल अपनी माँ बाप के पास बिताती थी, अबोध होती थी, वो बड़े होने पर भी अबोध होती थी। हमको ये तक नहीं पता था कि बच्चा कैसे पैदा होता है। 19 वर्ष में हमारा विवाह हुआ, लेकिन आजकल की पढ़ते पढ़ते ही 30 वर्ष की हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं, उन्हें हर चीज़ का पता है। तो जब वो अपने माँ बाप के घर से निकलकर आपके घर में आई हैं तो आप ये समझिए कि आप चाहेंगे कि 30 दिन में ही वो आपकी बन जाए, तो ये तो असंभव है ना। तो दर्शकों ये एक पहलू हुआ वृद्धावस्था से हम बहू की ओर आ गए, जो लग रहा था कि ज़रूरी है, लेकिन ये बहु विषय नहीं था हमारा। लेकिन वृद्धावस्था की समस्याओं में बहू और बेटे भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं, वो अवस्था अच्छी गुजरे या बुरी गुजरे। तो रश्मि जी आगे के कुछ और उद्देश्य आपसे जानना जी चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वृद्धावस्था जो है में शारीरिक समस्याएं किस रूप से और मानसिक रूप से किस प्रकार तनाव देती हैं, क्योंकि जब आप शारीरिक परेशानियों से गुजरते हैं तो बहुत सारी आपकी जो एक दिमागी जो तौर पे आपकी हालत होती है उसमें परिवर्तन आना स्वाभाविक होता है, क्योंकि आप उस उत्तेजना से उमंग से कार्य नहीं कर पाते, आप अपने को असहाय महसूस करते हैं, और जब ऐसा होता है तो आप जानते ही हैं कि उस समय मानसिक दशा हमारी क्या होती है। आप बस सवाल पढ़ के सुना दीजिए। पैसा किस हद तक वृद्धावस्था की परेशानियां कम कर सकता है? पैसा भी। पैसा सिर्फ धन होने से वृद्ध लोग संतुष्ट रह सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए मैं इस पर यह कहना चाहूँगी कि आपके पास बहुत सारा पैसा है तो क्या आप पूर्णतः संतुष्ट हैं? ऐसा नहीं है। आप बहुत से वृद्धों से बात करिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है जो उन्हें चुभती रहती है। पैसा अलग चीज़ है, सुविधाएं अलग चीज़ है, लेकिन अभी हम एक बहुत अच्छे से गद्दे पर, मखमल के गद्दे पर या कहीं बहुत अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन बच्चे हमारे पास 2 मिनट के लिए भी नहीं। लेकिन इसके लिए आपको नहीं लगता कि वो खुद ही जिम्मेदार हैं? जब पैसा कमाने की उनकी उम्र होती है तब वो संस्कार नहीं दे पाते बच्चों को, या बच्चों को समय नहीं दे पाते, सिर्फ पैसे पे लगे रहते हैं, और जब उन्हें बच्चों की ज़रूरत होती है तब तक बच्चे दूर चले जाते हैं। बिल्कुल। देखिए संस्कार वाली बात जो है वो आजकल की पीढ़ी पे ज़्यादा लागू होती है, क्योंकि आजकल के अभिभावकों के पास समय की कमी है, उन्हें अपना भविष्य की चिंता है। अच्छा, परिवार एकल होने लगे हैं तो नौकरों पर बच्चे पलते हैं, तो संस्कार तो दादी बाबा, नानी नाना या माँ बाप ही दे सकते हैं। तो संस्कार नाम की चीज़ों में आजकल कमी आई है, जिसके कारण आप ये देख रहे हैं कि वृद्धावस्था के लिए हमें लिखना भी पड़ रहा है और वृद्धा आश्रम भी खुलते जा रहे हैं। पहले आपने सुना था वृद्धाश्रम? हाँ, बहुत कम, बहुत कम। और वृद्ध आश्रम में आप ये देखिए, मैं गई हूँ, वहाँ बच्चे, वहाँ किसके माँ बाप होते हैं? आर्य समाज का वानप्रस्थ आश्रम होता था, तो वानप्रस्थ एक अवस्था थी, वो अवस्था थी, लेकिन वहाँ किसके माँ बाप हैं? आप ये देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, इनके माँ बाप हैं। कोई ऐसा माँ बाप नहीं है जो कि एक ठेले वाले का हो, एक सब्जी वाले का हो, क्योंकि उन्हें पता है 4 रोटी बनानी है, इसमें से 2 रोटी माँ बाप को भी देनी है। वो नहीं जानते वृद्धाश्रम की कोई जगह है ऐसी, कोई दरो दीवार है। इसको ये मान लिया जाए कि आज भी गरीब तबके में वृद्धों की सेवा हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि या तो कहिए कि वो इतने शिक्षित नहीं है, इतना उन्होंने दुनियादारी नहीं, उन पे लोड नहीं है, उन पे लोड नहीं है, उन पे लोड नहीं है, उन पे लोड नहीं है,
और वो संस्कार कहिए उनको मट्टी से आए हैं, कैसे आए हैं, लेकिन वृद्धा आश्रम में जिनसे भी आप बात करोगे, अभी 5-6 लोगों से मैंने बात की, सबके बच्चे सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, और क्या परेशानी है, किसी का बच्चा फॉरेन चला गया, माँ बाप के पास नहीं आ पाता क्योंकि वो भी मजबूर है। जी। जो यहाँ रह रहे हैं जिनके बच्चे, वो कुछ बच्चों में संस्कार नहीं है, वो माँ बाप को एक बाधा समझते हैं, कुछ माँ बाप की भी आदत ख़राब होती है। देखिए बात दोनों तरफ से होती है, दोनों पक्ष होते हैं। कहीं कहीं माँ बाप की आदतें या उनकी कारगुजारियाँ जो वो अपने जीवन में कर चुके हैं, या किसी चीज़ के आदी, गलत लत के आदी, वो भी बच्चों को परेशान करती है। और बताइए एक दो। जी। विकास के साथ बढ़ते बच्चों से वृद्धों का मनोबल कितना बढ़ता है या घटता है, इसके विषय में आप क्या समझते हैं? दिमागी तौर पर वृद्ध अनुभवों का खजाना है या कटु यादों का पिटारा? जी। कि आप इसको किस तरह से लेते हैं? जी। परिवार में आप खुद के मान सम्मान के लिए क्या चाहते हैं और खुद क्या करना चाहते हैं कि मान सम्मान किस दिशा और दशा से हमें मिल सकता है? जी। पैसे की किल्लत वृद्धावस्था पर कैसे भारी पड़ती है? अब उसे किस रूप में देते हैं कि अगर पैसा नहीं है, कंगाली है, तब भी परेशानी होती है। अब बच्चों का प्यार आपको पूरा मिल रहा है, तब आप उसे किस रूप में देखते हैं कि एक तरफ प्यार तो मिल रहा है लेकिन पैसा कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है। समृद्ध वृद्धों के जीवनचर्या का विचार कैसे होते हैं निर्धन वृद्धों की अपेक्षा? जो समृद्ध वृद्ध हैं, जिनके पास सब कुछ है। तो दर्शकों, ये तमाम उद्देश्य हैं, इनके अतिरिक्त भी हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आप चूँकि बहुत सारे प्रश्न हैं। एक प्रश्न आता है महंगी चिकित्सा। हाँ। कि कभी कभी क्या होता है कि हम पैसे की किल्लत, पैसे की किल्लत, महंगी चिकित्सा होती है। हाँ, या वृद्ध लोग समाज से और अपने सरकार से अतिरिक्त लाभ या अधिकार क्या चाहते हैं कि जब हम इस आयु में आए और हमारे बच्चे हमारे लिए ना खड़े हों, तो वृद्धा आश्रम में ना जाकर सरकार हमारे लिए क्या करे, जैसा कि आपने पश्चिमी देशों में देखा है। एक बात और, वृद्धाश्रम होने चाहिए लेकिन माँ बाप को डालने के लिए नहीं, बच्चों की और माता पिता की काउंसलिंग के लिए होने चाहिए। उन दोनों वहाँ जाएं और वहाँ के इंस्टीट्यूशनल हो। जी हाँ। बतौर स्कूल के। जी हाँ, उनकी वहाँ पढ़ाई हो कि आप दोनों आपस में एक दूसरे से कैसे तालमेल बैठाए। ये ना हो कि उनको वहाँ डाल दिया और वो जैसे मर्जी जी रहे हैं। और एक बात और, अगर वृद्धाश्रम है तो मैं तो ये कहूँगी कि बाल आश्रम और वृद्धाश्रम को मिला दिया जाए। हाँ, बच्चे भी वहाँ रहे। क्योंकि क्यों रहे, बच्चों पर एक तरह से माँ बाप का साया होगा, बुजुर्गों का साया होगा, उनके संस्कार होंगे और बुजुर्गों को ऐसा लगेगा कि जैसे मेरे नाती पोते मेरे पास है। तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो मेरे ख्याल से एक जो पीढ़ी मिल जाएगी, पुरानी पीढ़ी और नई, बिल्कुल। और एक ये बड़ा अच्छा सा सामंजस्य हो जाएगा। ये इस पे भी मुझे लिखने के लिए किसी ने कहा है, इसी पुस्तक में आप समाधान में दीजिए ना एक चैप्टर। जी बिल्कुल, मैंने ये भी दिमाग में जी मैंने ये डाला हुआ है कि इस तरह से अगर हमारी सरकार ये बनाए कि नहीं, अकेला वृद्धाश्रम नहीं बनेगा, इनको मिलाकर हम बनाएंगे, और तो शायद दशा नाम दिया जाए बाल वृद्धाश्रम। तो कहीं दूसरी बात यह है कि देखिए, वृद्धों को भी अपनी दशा और दिशा बदलनी, स्वयं ठीक करनी होती। वहाँ अहंकार नहीं हो, जिद नहीं हो, तनाव नहीं हो, विद्रोह नहीं हो, एक संतुष्टि होनी चाहिए। एक जैसे कहते हैं ना, तरंगे आती हैं और चली जाती हैं, कभी खुशी आती है, कभी गम आती है, तो एक सहन शक्ति जो हमने अब तक बटोर कर रखी है वही आगे भी काम आएगी। तो मैं नहीं मान सकती कि आपके बच्चे हर समय आपकी अवहेलना करेंगे। कहीं ना कहीं बुजुर्ग भी अपने जिद्दीपन पर आ जाते हैं, और खासकर हिंदुओं के वृद्ध, जब कहते हैं ना सठिया गए, जब बूढ़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो जिद्दी भी हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे वृद्धों को देखा। तो दर्शकों, जैसे कि रश्मि जी से आपने सुना वृद्धों के बारे में, रश्मि जी स्वयं भी वृद्ध हैं और आप पोती पोते और नातिन नाती हैं, सबको बड़े प्यार से आप रखती हैं, संभालती हैं। और ख़ास बात यह है कि आपके बेटे, बहू और बेटी, दामाद, अगर कोई समस्या होती है तो वो आपसे सहयोग लेती हैं और आप हंसी खुशी उनको सहयोग करती हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा वृद्ध जीवन आप जी रही हैं, उसके लिए बधाई आपको। इस विषय पे मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि मेरा परिवार बहुत अच्छा है, देखिए परिवार मेरा बहुत अच्छा है कि इतना आज्ञाकारी बेटा शायद भगवान सबको दे, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं हमें भी देखा है कि हमने पहले क्या किया।
और अब के जीवन में हम हर समय बाहें फैलाएं उनके लिए तैयार हैं, इसलिए वो भी बाहें फैलाएं हमारे लिए तैयार हैं। तो ये चीज़ दोनों तरफ से चलती है, एक तरफा कभी नहीं चलती। जी। इसके अलावा आप पीछे देख रहे हैं कितने सारे सम्मान और शील्ड रखी हुई हैं, तो आपको सब लेखन के क्षेत्र में ये तमाम पुरस्कार इस बात के लिए संकेत कर रहे हैं कि रश्मि जी निरंतर लेखन और समाज सेवा से जुड़ी रहती हैं। आपने अब तक तमाम बालिकाओं को प्रोत्साहित किया है अच्छा जीवन जीने के लिए, तमाम लेखकों के संपर्क में हैं और तमाम नवोदित लेखिकाएं, विशेष रूप से मैं लेखिकाएं कह रहा हूं क्योंकि लड़कियां आपके संपर्क में बहुत हैं, उनको भी आप लिखने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। और आपका कहना होता है कि आप अपने उद्गार, आपका गुस्सा हो या आपका सम्मान, जो भी कुछ हो, आप लिखने में व्यक्त कीजिए, अधिक समय तक रहता है बल्कि अमर हो जाता है। तो हम आपसे और रश्मि जी से विदा लें, उससे पहले हम चाहेंगे कि रश्मि जी हमारे दर्शकों के लिए कुछ संदेश दें। तो यही कहना चाहूँगी कि बहुत सुंदर उपहार है जीवन, ईश्वर के दिए हुए स्वरूप रूप में, तो इसको बहुत समझदारी से जिएं, जल्दीबाजी में नहीं, और छोटा रास्ता जीवन में कभी भी अख्तियार ना करें, क्योंकि धीरे धीरे चलेंगे तो गिरेंगे नहीं, तेज़ से चलेंगे तो गिरेंगे। और मैं साथ साथ अमन जी का और तनय जी का इसलिए धन्यवाद करना चाहूँगी, आभार करना चाहूँगी कि आप ओपन डोर खुला द्वार, कि आप जो चाहे बोले, इसके लिए एक नए नए विषय और नए नए लोगों के बीच जाकर सामाजिक जो एक हमारा परिदृश्य है उस पर आप दृष्टि डालते हैं और लोगों के सामने लाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कार्य है। वो अपना समय तो इसके लिए दे ही रहे हैं, लेकिन दूसरों को भी आगे ला रहे हैं, तो इसके लिए मैं उनको साधुवाद देना चाहूँगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, और रश्मि जी आपका भी बहुत बहुत आभार।